दोस्तों, सालों पहले एक भारतीय फिल्म ने न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था, जिसकी कहानी और भव्यता को देखकर हर कोई हैरान था। फिल्म का नाम अपने आप में एक ट्रेडमार्क बन गया। फिल्म का नाम था बाहुबली। आप सभी को एक बेहद इमोशनल सीन तो याद ही होगा, जिसमें बच्चा नदी में बहकर आता है। आपको बता दें, ये सीन तमिल क्लासिक नॉवेल पोनियन सेल्वन पर बेस्ड है और अब इसी नॉवेल पर बाहुबली से भी भव्य फिल्म बन रही है, जिसका नाम है PS1। आज हम बात करेंगे इसी फिल्म के रियल स्टोरी के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से पूछना चाहेंगे कि भारत का इतिहास बॉलीवुड में अच्छा दिखाया गया या फिर साउथ सिनेमा में। कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि नए आने वाले वीडियो आपको मिले सबसे पहले। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भारत हमेशा से विविध संस्कृतियों और सभ्यताओं का देश रहा है। कई साम्राज्य और सभ्यताएं विकसित हुई, फली फूली और मिट्टी में मिल गई। हम सभी मौर्य, मुगल और गुप्त वंश के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन इनके अलावा कई भव्य साम्राज्य हुए, जिनकी कहानियां इतिहास के पन्नों में कहीं दब कर रह गई। उन्हीं में से एक है चोल साम्राज्य। इस साम्राज्य का जन्म 300 ईसा पूर्व हुआ था, लेकिन ये उस समय बेहद छोटी सी जगह राज किया करते थे और सिर्फ कावेरी नदी के डेल्टा तक सीमित थे। लेकिन वक्त के थपेड़ों के साथ धीरे धीरे चोल समाप्ति की ओर चल पड़े और इतिहास बनकर रह गए। लेकिन 8वीं शताब्दी के बाद इनका एक बार फिर से उदय हुआ। साल 850 में चोल साम्राज्य की शुरुआत हुई। उस समय इस राजवंश की स्थापना विजयालय ने की थी। ये पल्लव राजवंश के नीचे काम किया करते थे, लेकिन वो समय कुछ ऐसा था कि पल्लव और पांड्या आपस में लड़ भिड़ रहे थे और उसी समय विजयालय चोल ने पांड्या राजवंश को हराकर तंजावुर को चोल साम्राज्य की राजधानी बनाई। आने वाली शताब्दियों में इन्होंने पल्लवों को हराकर चोल साम्राज्य का और अधिक विस्तार किया। इसी साम्राज्य के सबसे महान राजा थे राजा राजचोल। इन्हीं की बदौलत चोल राजवंश का कंट्रोल नॉर्थ में कृष्णा गोदावरी बेसिन से लेकर साउथ में श्रीलंका, मालदीव और वेस्ट में लक्षद्वीप से लेकर ईस्ट में थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर तक फैल गया था। दोस्तों, 8वीं शताब्दी से अब लौट कर आते हैं आजादी के बाद वाले भारत पर। दोस्तों, फिल्म PS1 तमिल क्लासिकल नॉवेल पोनियन सेल्वन पर बेस्ड है। इस नॉवेल को लिखा था कल्कि कृष्णमूर्ति ने। 1950 में पोनियन सेल्वन राइटर के नाम से छपने वाली वीकली मैगजीन कल्कि में छपना शुरू हुई। हर हफ्ते कहानी का एक हिस्सा मैगजीन में छपता। मई 1954 में जाकर मैगजीन में इसकी कहानी खत्म हुई। मैगजीन में कहानी पूरी होने के बाद 2210 पन्ने की इस स्टोरी को एक किताब के रूप में रिलीज किया गया, वो भी 5 वॉल्यूम में। इसे तमिल लिटरेचर की सबसे क्लासिक नॉवेल में गिना जाता है। कई रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जाता है कि पोनियन सेल्वन की कहानी पढ़ने के लिए बहुत सारे लोगों ने कल्कि खरीदनी शुरू कर दी थी। इस दौर में इस मैगजीन का सेल काउंट 70,000 के पार पहुंच गया, जो कि तमिल भाषा में छपने वाली मैगजीन के लिए बहुत बड़ी बात थी। वो भी तब जब भारत को आजाद हुए 5 साल भी नहीं हुए थे। आबादी का एक बड़ा हिस्सा अशिक्षित था। यही चीज इस कहानी को खास बनाती है। किताब और लेखक की विशाल लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए तमिलनाडु सरकार द्वारा इस उपन्यास को नेशनलाइज्ड कर दिया गया और अब इस कहानी को हर कोई पब्लिश कर सकता था बिना कोई रॉयल्टी दिए। ये हर किसी के लिए प्रकाशन हेतु एक ओपन सोर्स के रूप में उपलब्ध है। पोनियन सेल्वन एक ऐतिहासिक उपन्यास है, जिसमें बहुत से वास्तविक ऐतिहासिक पात्रों और ज्यादातर असली ऐतिहासिक घटनाओं को सम्मिलित किया गया है। इस नॉवेल का नाम है पोनियन सेल्वन। इसका मतलब हुआ पूनी का बेटा। कावेरी नदी को देश के कुछ हिस्सों में पूनी नाम से जाना जाता है। ये कहानी 10वीं सदी में राज करने वाली चोल वंश की रॉयल फैमिली के बारे में। सम्राट सुंदर चोल की उम्र हो चली थी। खराब स्वास्थ्य की वजह से उन्हें गद्दी से हटा दिया जाता है। इसके बाद ये चर्चा शुरू हो जाती है कि चोल वंश का अगला सम्राट कौन होगा। सुंदर चोल के 2 बेटे और 1 बेटी थी। बड़ा बेटा आदित्य, जिन्होंने 12 साल की उम्र में अपना पहला युद्ध लड़ा था। दूसरा बेटा अरुलमोली वर्मन श्रीलंका में युद्ध लड़ने गए हुए थे। अरुलमोली को ही पोनियन सेल्वन के नाम से जाना जाता था, क्योंकि जब वो 5 साल के थे तब माँ कावेरी ने उन्हें डूबने से बचाया था। बाद में ने ही चोल वंश के महान सम्राट राजा राम प्रथम के नाम से जाना गया। दोस्तों, आपको बता दें, आइकॉनिक सीन बाहुबली फिल्म में इसी नॉवेल से इंस्पायर्ड है, जिसमें बच्चा नदी में बहकर आता है।
बहरहाल हम कहानी पर वापस आते हैं। सम्राट सुंदर की तीसरी संतान थी बिटिया कुंदवई। कुंदवई अपने टाइम की दूसरी राजकुमारियों की तरह शादी करके घर बसाने में विश्वास नहीं रखती थी। वो चोल वंश के साम्राज्य विस्तार का प्रोग्राम हैंडल करती थी। जब कुंदवई ने देखा कि पिता की गैर मौजूदगी में कई लोगों की नजर उनकी गद्दी पर है, तो उन्होंने वंदियादेवन को श्रीलंका भेजा ताकि अरुल मोली को वापस बुलाया जा सके। ये वही वंदियादेवन थे जो आगे चलकर चोल सेना के थलपति यानी सेनापति बने। वंदियादेवन ही वो कैरेक्टर है जो नॉवेल के दूसरे किरदारों से पाठकों को मिलवाता है। वो अरुल मोली के साथ इस कहानी का पैरेलल लीड हीरो है। चोल वंश की पांड्या वंश समेत कई लोगों से पुरानी दुश्मनी थी, और जैसा कि अक्सर कहा जाता है, अपने दुश्मन पर तब वार करो जब वो सबसे कमजोर हो, और ये वही समय था जब चोल राजवंश की कमजोरी सबके सामने थी। बुजुर्ग राजा बीमार मृत्युशैया पर पड़ा था और बेटे घर पर नहीं है। ऐसे में पांड्या वंश के लोगों ने सम्राट सुंदर और उनके दोनों बेटों को एक ही दिन मारने का प्लान बनाया। इसमें उनकी मदद की चोल राज परिवार का ही हिस्सा रही नंदिनी ने। एक्चुअली नंदिनी इस पूरी स्टोरी की मेन विलन है। उसकी एक ट्रैजिक बैक स्टोरी है। आपको बता दे, नंदिनी की खूबसूरती के चर्चे पूरे राज्य में होते थे, मगर उन्होंने बदले की खातिर चोल वंश के दूसरे सबसे पावरफुल आदमी से शादी की। उनके पति पेरिया चोल साम्राज्य के कैशियर थे। पूरे देश का पैसा इन्हीं की निगरानी में रहता था। नंदिनी ने चोल वंश को बर्बाद करने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि उन लोगों ने उनके प्रेमी की हत्या कर दी थी, जिसकी हत्या का बदला नंदिनी लेना चाहती थी, और इसी वजह से वो चोल वंश को बर्बाद करना चाहती थी। अब फिल्म में इन्हीं सब के बीच का खेल दिखाया जाएगा, और आखिर क्या वे उन तीनों की हत्या कर पाते हैं, इसकी मिस्ट्री सॉल्व होगी। अगर शॉर्ट में बताएं तो पोनियन सेल्वन अरुल मोली के सम्राट राजा राम बनने की जर्नी बताती है। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी के साथ ही हम आपको भारत के इतिहास के बारे में कुछ चीजें क्लियर कर देना चाहते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि भारत ने पिछले 10,000 साल के इतिहास में किसी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं किया। बस ऐसा प्रतीत होता है कि जो कोई भी आया वो भारत और भारतवासियों की बजा कर चला गया। लेकिन अगर आप भी इस बात में विश्वास करते हैं तो आपको ये जानकर न सिर्फ झटका लगेगा, बल्कि आपको इस बात का दुख भी होगा कि आपने जो इतिहास पढ़ा है वो सरासर गलत है। आपको बता दें, 8वीं-9वीं शताब्दी में न सिर्फ भारत के चोल शासकों ने थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर जैसे देशों पर आक्रमण किया, बल्कि जैसे अंग्रेज एक समय भारत पर राज किया करते थे, वैसे ही ये सभी देश भारत के उपनिवेश हुआ करते थे। वहाँ के राजा भारत के राजाओं के अंडर काम किया करते थे। यही वजह है कि वर्तमान में जब अखंड भारत बनाने की बात होती है तो ये भारत के नक्शे में दिखाए जाते हैं। चोल साम्राज्य की नेवी यानी नौसेना इतनी खतरनाक थी कि उस समय पूरी बंगाल की खाड़ी पर कब्जा था। वहाँ कोई परिंदा भी पर मारने से पहले चोल साम्राज्य की परमिशन लेता था। उस समय बे ऑफ बंगाल को चोलों की झील नाम की उपाधि दी गई थी। बस भारतीयों के साथ एक दिक्कत थी, वो ये कि उस समय ये मान्यता थी कि समंदर पार करने वाले व्यक्ति की आत्मा मर जाती है। बस ये एक वजह थी कि भारतीयों को पूरी दुनिया पर राज करने से रोक रही थी, वरना भारत से निकला बुद्ध धर्म आदि दुनिया और चीन पर कब्जा कर सकता है, तो भारतीय क्यों नहीं कर सकते। वहीं आपको ऐसा लगता हो कि पश्चिमी देशों के पास उस समय उन्नत तकनीक थी, तो ये सरासर झूठ है। आपको बता दें, भारत के पास उस जमाने में पानी का जहाज बनाने की सबसे उन्नत टेक्नोलॉजी थी। जहां पूरी दुनिया इस ज्ञान को भारत से सीख कर जा रही थी, तभी भारत में इसका और ज्यादा विकास हो रहा था। उस समय भारत 8 डेक का शिप यानी 8 मंजिला पानी का जहाज बनाने में माहिर था। ऐसे भी कहा जाता है कि जब अंग्रेज और दूसरे व्यापारी भारत आए तो उनके शिप्स को भारतवासी अपग्रेड कर देते थे, जिससे वो वापस सकुशल जा सके। यहाँ तक कि अंग्रेज हमारी उन्नत टेक्नोलॉजी देखकर चौंक गए थे। भारत का हमेशा से ये गौरवशाली इतिहास रहा है, लेकिन इसके लिखित साक्ष्य लगभग खत्म से हो गए हैं। आज हमें चोल राजवंश का इतिहास भी सिर्फ इस वजह से पता है क्योंकि चोल राजा अपनी हर विजय पर एक बेहद विशालकाय मंदिर बनवाते हैं। इनके बनवाए हुए कई मंदिर अभी भी मौजूद है और इन्हीं मंदिरों की दीवारों और शिलालेखों पर इनका इतिहास अंकित है। तंजावुर का वर्ल्ड हेरिटेज ब्रह्मदेश्वर मंदिर आज भी चोल वंश की गौरव गाथा अपने आंगन में समेटे हुए है, लेकिन आजादी के बाद से ना तो इसे सहेजा गया ना संभाला गया। बॉलीवुड ने तो भारत का इतिहास गलत तरीके से दिखाने की जैसे सौगंध खा रखी है, लेकिन आज परिस्थितियां बदल गई है।
आपको क्या लगता है, बॉलीवुड में आखिर कितना भेदभाव हुआ? इसीलिए क्या साउथ सिनेमा एक दिन बॉलीवुड पर कब्जा कर लेगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।